हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। जैसा कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड आदि परीक्षाओं के लिए यहाँ पर जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं। यहाँ पर हम लोग जो है क्लासेस में जीके जीएस का अध्ययन कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव चल रहा है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए चल रहे हैं। आज की जो क्लास रहेगी या मूल विधि से संबंधित क्लास रहेगी। मूल विधि में आज इस क्लास में हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, विधिक प्रावधानों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रावधान एससी एसटी के लिए किए गए हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए या उनकी शैक्षणिक, राजनीतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि को बेहतर करने के लिए। तो इस क्लास में हम लोग एससी एसटी से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधिक प्रावधान, विधिक प्रावधान। क्लियर? तो इस क्लास में हम लोग इन्हीं से जो एससी एसटी से संबंधित विधिक प्रावधान जो है उनका अध्ययन करेंगे, और यहां पर यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर एससी और एसटी कौन है, या इनको संवैधानिक दर्जा किस रूप में दिया गया है, या फिर किस रूप में किसी भी मानव की जाति को सुनिश्चित एससी एसटी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी चीजों का प्रावधान जो किया गया है उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग देखें इसमें कि जो पॉइंट रहेगा, और एक बात यह है कि बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों का अध्ययन नहीं, जो भी फैक्ट हैं, जो परीक्षा उपयोगी फैक्ट रहेंगे, उन्हीं का हम लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है? पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या सब कुछ उपयोगी रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इतना आप फैक्ट तैयार करिए कि जहां पर आप मेरिट में आ सकें। क्लियर? तो इसके लिए जो है एससी एसटी अधिनियम जो आया है, एससी एसटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति और जनजाति निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1989। ठीक है? निवारण अधिनियम 1989। पहला ही पॉइंट है, पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एससी एसटी निवारण अधिनियम कब आया है। तो इसमें क्या बताएंगे कि यह जो है 1989 में आया है। ठीक है? 1989 में आया। डेट अगर बात करें, डेट की बात करेंगे तो 17 सितंबर 1989 में यह कानून आया है, लाया गया था। और ये सारा जो आप अध्ययन कर रहे हैं, ये यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई और आपकी जो है होमगार्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रावधान आ गया है, तो क्या जिस वर्ष या प्रावधान आया है उसी वर्ष इसको लागू किया गया? तो कहेंगे नहीं। तो लागू होने की जो डेट रहेगी, लागू कब हुआ या प्रभावी कब हुआ? लागू या प्रभावी, कोई भी शब्द आपको मिल सकता है, तो दोनों ही याद रखेंगे। लागू कब हुआ या प्रभावी कब हुआ, तो बताना है 30 जनवरी 1990।
30 जनवरी 1990 में यह प्रभावी हुआ है, लागू हुआ था। ठीक है, अब जो इस अधिनियम की और जो बातें रही हैं कि जो अधिनियम है इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या रही हैं, तो क्या बताओगे कि इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें कुल अध्याय कितने हैं? तो अध्यायों की संख्या इसमें 5 है। और धाराएं कितनी हैं? तो क्या बताएंगे, धाराएं कितनी है? कुल धाराएं इसमें जो है 23 है। ठीक है, कुल धाराएं इसमें 23 है। क्लियर है? यहां तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर? चलिए, अब जो SC ST अधिनियम है इसमें जो SC और ST को परिभाषित किया गया है। ठीक है, SC और ST को परिभाषित किया गया है, तो क्या बताएंगे कि धारा 23, धारा 2 में SC ST परिभाषित किया गया है। SC ST को परिभाषित किया गया है। ठीक है, धारा 2 के तहत SC ST को परिभाषित किया गया है। इसी के साथ और कुछ चीजें हैं जो हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद। तीन सौ छाछठ क्लॉज 2 या फिर अनुच्छेद 341 क्लॉज 1 में इसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अर्थ को स्पष्ट किया गया है। क्लियर है ना? और इस अर्थ में क्या है कि किसी भी जाति को SC SC जो करार दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार से धारा जो दूसरी है, जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, यहां पर आप लिखेंगे अनुच्छेद 366 क्लास 24, यहां अनुच्छेद 366 क्लास 25। ठीक है, अनुच्छेद 342 के तहत ST का अर्थ बताया गया है। ST का अर्थ बताया गया, यहां SC का अर्थ बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 366 क्लास 24 के अंतर्गत अनुच्छेद 341 क्लास 1 के अंतर्गत SC के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। वहीं अनुच्छेद 366 क्लास 25 में और अनुच्छेद 342 में ST के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आया होगा। अब जो चीजें रहेंगी कि जो अर्थ स्पष्ट किया गया है कि SC होगा कौन और ST कौन होगा, तो सबसे पहले SC की परिभाषा की बात करें। SC की जो परिभाषा दी गई है, SC परिभाषा जो दी गई है वो क्या दी गई है, अनुच्छेद 341 क्लास 1 में SC की कुल जातियां, SC की कुल जातियां आपको बताया गया होगा कि कितनी है, तो बताएंगे 1108 है। ठीक है, 1108 SC की जातियां हैं। वहीं 342 के तहत, आर्टिकल 342 के तहत जो है क्या बताया गया है कि ST है, और 366 क्लास 25 में बताया गया है कि ST की कुल जातियां कितनी है, तो क्या बताओगे, 744 जातियां हैं। क्लियर है? 744 जातियां हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आइए देखते हैं कि SC और ST
SC ST है कौन? तो SC ST कौन हो सकता है? यह देखें कि जो व्यक्ति अस्पृश्य हैं, जिनको पहले शूद्र माना गया है, उन्हें SC ST कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है कि SC ST कौन है? तो अस्पृश्य है, नंबर 1 की बात क्लियर है। दूसरा कि समाज से इतर, इनको समाज से थोड़ा सा भिन्न माना गया है, अलग माना गया है, इतर है, जो शैक्षणिक या फिर आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक, शैक्षणिक आर्थिक पिछड़े हैं, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को SC ST माना गया है। आदिम लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, जिनमें आदिम लक्षण पाए जाते हैं, जो आदिमानव की तरह जिनमें लक्षण रहते हैं, व्यवहार करते हैं, साथ ही साथ जिनकी संस्कृति भिन्न है, अलग है, या फिर कहेंगे विकृत संस्कृति वाले लोगों को जो है SC ST माना गया है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ नहीं है SC ST को मानने के लिए, और आप लोगों को इसके विषय में जानकारी होनी जरूरी है। क्लियर है? यहां तक आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे, और इनको आपको याद भी करते चलना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे उठाकर पूछा जा सकता है, तो आप उसको क्लियर कर पाए। अब यहां हम लोग SC ST का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो SC जनसंख्या देखें, 2011 जनगणना के अनुसार SC जनसंख्या लिखते चलेंगे पॉइंट। दो 2011 की जनगणना के आधार पर SC यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या, ठीक है। ठीक है, तो यहां 2011 की जनगणना के आधार पर SC जनसंख्या देखेंगे, तो कुल जनसंख्या की बात करें भारत में कुल 80% तो SC जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? SC जो है कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या है? तो 16.6% है, 16.6% है। अगर इसकी 10कीय वृद्धि दर की बात करें, 10कीय वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो SC की जो 10कीय वृद्धि दर रही है वो 20.8% रही है, 20.8% रही है। अगर लिंगानुपात की बात करें, तो लिंगानुपात कितना है इसका? 945 है, ठीक है। साक्षरता दर की बात करें, तो SC की साक्षरता दर कितनी है? तो बताना 66.7%, ठीक है, 66.7% है। जबकि कुल भारत की साक्षरता 74.04% है। लिंगानुपात SC का 945 है, जबकि भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? 943 है, ठीक है। यही लिंगानुपात जो 945 है, यहां आप देखें कि उच्चतम लिंगानुपात किसका है? उच्चतम लिंगानुपात किसका है? तो यहां लिंगानुपात टोटल भारत में लिंगानुपात 945 है, जबकि
उच्चतम लिंगानुपात किसका है? तो बताना है केरल का है। किसका है? केरल का है। और कितना है? तो 1057 है। और न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम किसका है? न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो क्या बताना है? मिजोरम का है। किसका है? मिजोरम का है। और यहां का लिंगानुपात कितना है? तो यहां जो है 509 लिंगानुपात है मिजोरम का। क्लियर है? ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब यहां पॉइंट रहेगा कि शीर्ष 80 जनसंख्या वाले राज्य, शीर्ष 80 जनसंख्या वाले राज्य कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 80 की सर्वाधिक जनसंख्या है। जहां पर 80 की सर्वाधिक जनसंख्या है वे कौन कौन से राज्य रहेंगे? तो यहां हम लोग देखें कि सबसे पहले यूपी। कौन होगा? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 है। दूसरा जो रहेगा वो पश्चिम बंगाल रहेगा। पश्चिम बंगाल क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। अगला जो रहेगा 80 सबसे ज्यादा तो बिहार। तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और तमिलनाडु ये आप लोग पूरा याद रखेंगे क्योंकि आपसे जो है ये मिलान में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु, ठीक है। तो इस सर्वाधिक जनसंख्या की बात है। इसके अलावा जो पॉइंट और बनेगा कि सर्वाधिक शीर्ष 80 जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले कौन से राज्य हैं, यह ध्यान रखेंगे, बार बार नहीं लिखना इसमें। तो प्रतिशत कहां का सबसे ज्यादा है? तो प्रतिशत में कौन कौन से राज्य होंगे? तो बताएंगे पंजाब। पहला नंबर पंजाब का है। और पंजाब में कुल कितना प्रतिशत है? तो बताना है 31.9% है। ठीक है। दूसरा स्थान किसका होगा? हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्थान होगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश। और यहां जो है कितना प्रतिशत है? तो 25.2%। 25.2%। फिर अब देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल का प्रतिशत कितना है? तो 23.5% पश्चिम बंगाल में 80 जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश में कुल 80 जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 20.7% है। ये आप जो है याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम यहां पॉइंट बना के लिखेंगे। न्यूनतम 80 जनसंख्या प्रतिशत कहां है? तो बताना है मिजोरम। कहां है? मिजोरम कितना है? 0.1% है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ होगा। पॉइंट बनाएंगे और नोट करते हुए लिखेंगे। पॉइंट बनाएंगे और नोट करते हुए लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? नोट में क्या लिखेंगे? तो नोट में लिखना है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान
निकोबार में, अंडमान निकोबार में कोई भी एससी नहीं है। अर्थात कि जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर कोई भी एससी का व्यक्ति निवास नहीं करता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। सर्वाधिक एससी प्रतिशत कहां है? तो पंजाब में है। और सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। न्यूनतम एससी जनसंख्या मिजोरम में है। क्लियर है? यहां तक क्लियर रहा होगा आपको। अब जो है हम लोग एसटी के संदर्भ में देख लेते हैं कि 2011 जनगणना के आधार पर एसटी जनसंख्या, जनगणना के आधार पर एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या क्लियर है? तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखते चले हम लोग कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत कितना है, एसटी प्रतिशत कितना है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं तो 8.6% है। ठीक है। वृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर कितनी है? तो वृद्धि दर कितनी है इसकी? एसटी की 23.7% है। ठीक है, वृद्धि दर। लिंगानुपात देखें, लिंगानुपात जो है एसटी का कितना है? तो 990 इसका लिंगानुपात है एसटी जनसंख्या का। और इसमें भी लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक कहां है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां होगा? तो गोवा। कहां है? गोवा है। और कितना है? 1046, 1046 लिंगानुपात गोवा का है एसटी में। और सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कहां है? तो बताना है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, और इसका कितना है न्यूनतम? तो 924। ठीक है, लिंगानुपात। क्लियर हुआ? यहां तक चीज क्लियर हुई। प्रतिशत देखें, एसटी प्रतिशत ऊपर ही देखते हैं जहां पर हम लोगों ने लिखा है ऑल ओवर प्रतिशत कितना है? तो 8.6% है। और सबसे ज्यादा कहां है? तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, कहां है? तो लक्षद्वीप में है। क्लियर है? अब इधर से हम लोग देखते हैं कि जो एसटी जनसंख्या है, ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाले राज्य, एसटी वाले राज्य देखें कि कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा एसटी है। तो कौन कौन से राज्यों में है? तो बताना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर किसका है? तो महाराष्ट्र का है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। तीसरा नंबर किसका होगा? तो बताएंगे उड़ीसा। तीसरा नंबर किसका होगा? तो उड़ीसा का होगा। और चौथे नंबर पर क्या होगा? तो राजस्थान होगा। क्लियर है? प्रतिशत की बात कर ले कि प्रतिशत कहां है? तो प्रतिशत में राज्य, प्रतिशत राज्य यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले राज्य,
तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वाले राज्यों में कौन कौन होगा? सबसे पहला नंबर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का प्रतिशत कितना है? 94.8% एसटी है। नंबर 2, तो नंबर 2 में कौन होगा? तो मिजोरम होगा। कौन होगा? मिजोरम होगा। और मिजोरम का प्रतिशत कितना है एसटी? तो 94.4% मिजोरम में है। और तीसरा स्थान जो आता है वो नागालैंड का। तीसरा स्थान जो आता है वो नागालैंड आता है, और नागालैंड में एससी कितना प्रतिशत है? तो 56.5% एससी निवास करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? सर्वाधिक एसटी जनजाति जो है सर्वाधिक कौन सी है? तो क्या बताएंगे? सर्वाधिक एसटी, तो सबसे ज्यादा एसटी जो है, एसटी की कुछ जातियां हैं, तो सबसे ज्यादा एसटी कौन सा है? तो क्या बताओगे भाई? सबसे ज्यादा भील है। कौन है? सबसे ज्यादा भील है। उसके बाद गोंड, गोंड का स्थान दूसरा, और उसके बाद तीसरा स्थान कौन सा है? संथालों का है। ठीक है, तीसरे स्थान पर संताल। तो ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कौन सी है, तो बताएंगे भील है। ठीक है, फिर यहां एक पॉइंट बनाएंगे कि एसटी नहीं है। कौन से राज्य में एसटी नहीं है? तो क्या बताएंगे? पुदुचेरी। ये पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। एवं पंजाब में कोई एसटी नहीं, कोई एसटी नहीं है, एसटी नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हुई? ओके, चल नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। एससी एसटी के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं या फिर क्या क्या रहे हैं। एससी एसटी के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो क्या बताएं? एससी एसटी के लिए प्रावधान, और ये प्रावधान क्यों किए गए हैं कि एससी एसटी जनसंख्या को वह चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक न्याय की बात हो, संस्कृत के आधार पर इनमें समृद्धता लाने की बात हो, इनको समाज के बराबर लाने की बात हो, तो इन्हीं चीजों में समानता प्रदान करने के लिए एससी एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो निम्न अनुच्छेदों के आधार पर किए गए हैं। निम्न अनुच्छेदों के आधार पर ये प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको हम लोग देखेंगे यहां पर, जैसे कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15+4, ठीक है। यह जो है धर्म, जाति, संप्रदाय, मूल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है कि ये जो 14 से 18 है ये समानता का अधिकार है। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और कहता है कि सभी लोग समान हैं, बराबर हैं, परंतु
इसके बावजूद जो है जो SC ST जो है ये पिछड़े हैं, इसलिए इनको समाज में बराबर लाने के लिए आर्टिकल 15 क्लास 4 के तहत प्रावधान किया गया। और क्या प्रावधान किया गया है? SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में संस्थानों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान क्लियर है। तो ये जो 15 क्लास 4 प्रश्न बन सकता है कि शैक्षणिक संस्थानों में SC ST को किस अनुच्छेद के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 15 क्लास 4। इसमें जो है जो भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं, ठीक है, तो कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इनसे संचालित विद्यालयों में SC को कितना आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन है, तो 15% है। कितना है? 15% है। और ST को कितना दिया गया है? तो 7.5% रिजर्वेशन की बात करते हैं। वही आर्टिकल जो अनुच्छेद और प्राइवेट, ठीक है, निजी संस्थानों में आरक्षण, निजी संस्थानों में आरक्षण, निजी संस्थानों में आरक्षण कौन देता है? तो क्या बताओगे? अनुच्छेद 15 क्लास 5 यह निजी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। क्लियर है? इसके अलावा अगला जो अनुच्छेद रहेगा, जैसे कि अनुच्छेद 16, ठीक है, तो अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन की बात करता है। क्लियर है? अवसर की समानता से संबंधित है कि सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार में समान अधिकार दिया जाएगा, लेकिन यहां पर जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता के अधिकार में ही 16 क्लास 4 यानी कि 16 क्लास 4A जो आर्टिकल बनाया गया है, यह SC ST के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो यहां फिर से लिखें कि SC ST के लिए, SC ST के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण। तो अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपको रिजर्वेशन जो मिलेगा, चाहे आप UPSI में रिजर्वेशन लें, चाहे कांस्टेबल में लें, या फिर होमगार्ड में। अभी हाल ही में जो है आयोग का जो बयान आया है, 4 बजे करीब आ जाएगी। ठीक, कि 3 वर्ष की छूट जो है, ठीक है, रिजर्वेशन मिला है वो सभी के लिए मिला है, लेकिन जो SC के लिए जो छूट का प्रावधान किया गया है पहले से जो है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपको 16(4)A के अंतर्गत ही आपको मिला है। आप याद रखें, क्योंकि इसका आप अगर लाभ ले रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? अगर बाई चांस आपसे पूछ भी दिया जाए कि आप जो इसमें आयु सीमा में छूट का जो लाभ ले रहे हैं किस आर्टिकल के तहत आपको मिल रहा है, हो सकता है तो आप इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड देखें हम लोग। अगला फिर देखें कि अनुच्छेद जो भी लोग SC ST के कल्याण के लिए जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं उनको आप लोग देखते रहे। अनुच्छेद 25
दो बी। ये जो अनुच्छेद 25 दो बी जो आर्टिकल है, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि सभी हिंदू संस्थान SC/ST के लिए खुले रहेंगे। थोड़ा धीरे धीरे डालो, क्या कह रहे हैं? अरे सीधा धीरे धीरे डालो, अरे सीधा धीरे में डालो यार, थोड़ा धीरे डालो, तेज आ जाता। क्लियर है? सभी जो आर्टिकल 25(2)B जो है, यह सभी हिंदू संस्थानों में SC/ST के लिए रिजर्व करता है कि ये हमेशा इनके लिए खुले रहेंगे। ठीक है, SC/ST के लिए सभी हिंदू संस्थान खुले रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको कोई रोक नहीं सकता है, या प्रावधान करता है आर्टिकल 25(2)B। क्लियर है? ओके, चलिए अनुच्छेद अगला जो होगा, अनुच्छेद 29 क्लास 1, यह क्या करता है कि SC/ST को अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करने का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जो है, यह प्राविधान करता है। अगला जो आर्टिकल रहेगा, कौन सा रहेगा? तो अनुच्छेद 46, और अनुच्छेद 46 क्या करा है? SC/ST प्लस कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करता है। ठीक है, क्लियर? अनुच्छेद 243 क्लॉज डी, अनुच्छेद 243D, जो अनुच्छेद 243 है, ये पंचायती राज से संबंधित है। और जो आर्टिकल 40 है, आपने देखा होगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत। तो उसी में जो 243 है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित, उसमें 243 यानी 243 क्लास डी जो आर्टिकल है, वो SC/ST को पंचायतों में आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, SC/ST को पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करता है। कि जो पंचायतों का चुनाव होता है ग्राम सभा वगैरह में, तो ग्राम सभा या अन्य जगह पर, तो उसमें जो है 243D ही जो है आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243T, 243 क्लॉज टी
ये क्या करता है, ये नगर निगम में, ठीक है, नगर निगम में SC ST आरक्षण, SC ST आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान करता है, लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो यहां आपने देखा होगा कि कितनी सीटें हैं, तो SC की कुल सीटें लोकसभा में कितनी सुनिश्चित की गई हैं, तो 84, और ST की कुल सीटें कितनी हैं, तो यहां पर जो है 47 सीटें हैं ST की, कितनी है, 47 सीटें ST की हैं, क्लियर है। फिर अनुच्छेद यहां 330, अगला अनुच्छेद जो है वो कौन सा है, 332 है, और यह क्या करता है, यह बताएंगे राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में SC ST आरक्षण का प्रावधान करता है, क्लियर है। यहां तक चीजें सही रही हैं कि ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो SC ST के बेहतर जीवन के लिए, उनके सुधार के लिए, या उनको सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के आदि के लिए इन आर्टिकलों में सुधार के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, जो कि संवैधानिक है, क्लियर है, जो कि संवैधानिक है। इसके अलावा ही इन सभी चीजों को लागू करवाने के लिए, क्योंकि सभी चीजें, संविधान तो हमें बहुत से अधिकार प्रदत्त करता है, परंतु फिर भी वो बेहतर तरीके से कभी न कभी लागू नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अस्पृश्यता अधिनियम आया था, ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 जो कि छुआछूत का भेदभाव करने वाले के खिलाफ रहा है, ठीक है। तो सभी चीजें एकदम लागू नहीं हो पाती है, तो जो हमारा, तो इन्हीं सभी चीजों को लागू करवाने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया, कब, 1978 में। कब किया गया, 1978 ईस्वी में इसका गठन किया गया, किसका, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का। फिर इसका क्या कर दिया गया, विघटन किया गया, इसको तोड़ दिया गया, इसका हुआ विघटन, ठीक है। किसका विघटन हुआ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया, तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। और यह विघटन कब हुआ, तो क्या बताएंगे, 89वां संविधान संशोधन 2003 के आधार पर इसका विघटन कर दिया गया, और 2 आयोग बना दिए गए, 2 आयोग बनाए गए। कौन कौन से 2 आयोग बना दिए गए हैं, तो इसको आप देखें कि अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है, जिसे क्या बोला जाता है, NCSC बोला जाता है। और इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। कहां है, दिल्ली में है। वही दूसरा जो भाग इसका किया गया, उसको कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दूसरा इसका भाग बनाया गया और इसका उल्लेख कहाँ किया गया, तो 338 क्लास ए में इसका उल्लेख किया गया और इसे क्या कहा गया, NCST इसे कहा गया और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। क्लियर है। तो आज जो है हम लोगों ने SC/ST से संबंधित चीजों को पढ़ा है। अभी आपको क्या बताना है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष आप लोग कमेंट करके बताएं और वही जो है अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है यह भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास को बंद करते हैं, फिर अगला सेशन हम लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे मूल विधि संविधान का, और आप लोगों के लिए बेहतर GS क्लास भी YouTube चैनल पर चल रही है, तो उसको भी आप लोग देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।